दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जामिड जी और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था और जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आ जाता है चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो। तो हम इसमें एनसीईआरटी की बुक में क्या करते हैं, हम देखते हैं यानी कि पढ़ते हैं और जहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है आपको नोट करा दिया जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है या फिर बन चुका है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी पूरी की पूरी एनसीईआरटी की, आपको भी पता है, तो इसे पूरा देखिएगा और बीच बीच में कहीं बोरिंग लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो जो चीज़ें बीच बीच में बताई जाएंगी उन्हें नोट करते जाइएगा। बस जब एग्जाम होगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्यों इम्पोर्टेंट था ये। तो इसे डिस्क्राइब करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें खुद ही लिखा रहता है, बिल्कुल पूरा बच्चों की तरह से पढ़ाया गया है, जो कि आपको यूपीएससी के एग्जाम में ज़रूरी होता है। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब देखिए। चलिए, ग्लोब तो आपके पास शायद होगा, लेकिन यहाँ देख लीजिए ग्लोब इस प्रकार का होता है जिसमें पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है और अपने अक्ष पर ही घूमती है, ये ध्यान में रखना है। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु एवं एक वास्तविक प्रतिरूप है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पढ़नी पूरी है, एक तरह से पूरी पूरी की पूरी पढ़ेंगे हम, जिससे कोई भी चीज़ छूटे ना। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है तथा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं और इससे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि इससे आपकी आंसर राइटिंग भी थोड़ी सी सुधरेगी, इस चीज़ को कि किस प्रकार से लिखना होता है। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पर ही हमें एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में या पीसीएस के एग्जाम में, मेंस में लिखना होता है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुमार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनकी सही आकार को दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, पर प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो बिंदु हैं और जो रेखाएं, इन्हें ही हम अक्षांश और देशांतर कहते हैं। आगे आएगा, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। देखिए अभी दिखाया था मैंने, यहाँ पर ये अक्ष है पूरा ऐसे करके ऊपर। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ग्लोब ध्रुव हैं। तो ध्रुव कौन से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एक रेखा ये रही और एक रेखा ये रही, तो उत्तरी ध्रुव ये हो गया और दक्षिणी ध्रुव ये हो गया। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आ रहा है यूपीएससी के लिए या फिर सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए या पीसीएस के लिए, कि वो है पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। क्या अंतर है? पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये ध्यान में रखना है, और यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। वो क्या है? विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। विषुवत रेखा, देखिए विषुवत यानी बीच का जो है विषुवत वृत्त होता है। तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं अभी बता दी जाएंगी किस प्रकार से होती हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे ये मान के चलिए ये आधा भाग है, यहाँ से विषुवत वृत्त है ये, क्योंकि झुकी हुई है ना, ये डायरेक्टली सीधी सीधी नहीं दिखाई है, झुकी हुई दिखाई है, इस वजह से बता रहे हैं। जितना भाग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर, इतना ही नीचे की साइड है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ऊपर का जो होगा, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है ये, इससे ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के होते हैं, आधे भाग होते हैं, और इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त भी बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं
कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है, जैसे ये रही अक्षांश रेखा, ये वाली, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, ध्यान में रखना है। और देशांतर रेखा जो होती हैं वो सीधी सीधी होती हैं, इसके ऊपर अभी भी आएगा। अंशों को अंश से मापा जाता है, जैसे 20 डिग्री, 20 डिग्री अंश, 20 अंश, ऐसे करके ये ध्यान में रखना है। और विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। जैसे ये विषुवत वृत्त है, ये पूरा का पूरा गोल घेरे में, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों की ओर की दूरी क्या होती है, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त वृत्त की 1/4 होती है। अतः इसका माप जो होगा 360 अंश के अंतर्गत होगा, यानी कि 1/4, यानी 90 अंश। ये ध्यान में रखना है। ये पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक जाएंगे आप 90 अंश मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये 90 अंश, 80 अंश यहाँ, 90 अंश पूरा यहाँ, फिर यहाँ से नीचे जाते हैं तो कम होता जाता है अंश। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बस केवल इतना ही याद में रखना है। ग्लोब पर 80-90 किधर है, इधर ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण से सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश। जैसे ये रहा, डायरेक्ट दिखा देता हूँ मैं, ये विषुवत वृत्त हो गया 0, इससे ऊपर का पूरा अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना, उत्तर दक्षिण हमें लिखना ही लिखना है। जो ज्योग्राफी ऑप्शन जो ले रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा फिर चेक करने वाला। सामान्यतः उसे उत्तर इस प्रकार से अक्षरों से लिख देते हैं, ऊ और दा करके लिख सकते हो आप, अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील जो है में बेलो हॉरिजॉन्ट दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में है और बेलो जो है विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। तो ये बोलना जरूरी है। तो इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है और ये 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र इसमें आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये कटिबंधों में बटे हुए हैं, जैसे उष्ण कटिबंध आपको 0 से 23.5 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उष्ण हवाएं होती हैं, और ये विषुवत वृत्त जो होता है ये वाला है। और ऊपर आपको पता है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, जो कि हमारे भारत से भी गुजरती है कर्क रेखा, और नीचे मकर रेखा है 23.5 पर, और इसके बीच में जो पड़ता है कटिबंध उसे कहते हैं दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, और ऊपर भी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। वो तो उत्तर दक्षिण तो आप समझ ही गए हो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर है, ये दक्षिण दिशा है, इस वजह से। और ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है ये वाला, और इससे ऊपर दक्षिण शीत कटिबंध, और यहाँ पर भी शीत कटिबंध। ये थोड़ा सा ग्लोब की जानकारी देख लेते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे ही उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध यहाँ दिखा देता हूँ मैं, कौन सा था, देखिए ये उष्ण कटिबंध है, ये इसी के मध्य में सूर्य आता है, केवल यहाँ पर नहीं जाता है, केवल यहीं से होकर नीचे वापस हो जाता है। आपने सुना होगा मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, तो वो यही होती है, उस दिन पूर्ण रूप से यहाँ जाता है, वैसे नॉर्मली बीच में तो रहता ही है सूर्य। तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, बता दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो है तिरछी होती जाती हैं, ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान करके पढ़िए सुनिएगा, ऐसे तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। देखिए ये रहा शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ से लेकर यहाँ तक 66.5 से 23.5 तक, नीचे भी वही है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को में ठंड बहुत होती है, क्योंकि आपको पता है कि तिरछी जो है पड़ती हैं सूर्य की किरणें, इस वजह से बहुत ठंड रहती है, क्योंकि यहाँ सूर्य तिरछी क्षितिज के से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
शीतकटिबंध कहलाते हैं। अब देख लेते हैं देशांतर क्या होती हैं। अक्षांश तो हमने देख लिया। देशांतर देखिए यहाँ पर सीधी सीधी ऊपर से आती हैं, उन्हें कहते हैं देशांतर। तो 0 डिग्री होता है वो आपका पता ही है आपको, ब्रिटेन से निकलता है। और इन्हीं के आधार पर जो है टाइम जो है भारत भारत में या फिर किसी अन्य देश में अपनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अभी देखेंगे इसमें किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है एसएससी पीसीएस के लिए। टोंगा द्वीप जो कहाँ है, प्रशांत महासागर में, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर हैं स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा के से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को जो है सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है। तो ये ध्यान में रखना है। ये फैक्ट आपको आईएएस में नोट कर लीजिए इसे, कि जो देशांतर जो रेखाएं हैं उनकी क्या होती हैं दूरी, ध्रुवों की ओर बढ़ने पर क्या होती हैं, घटती हैं। मैं दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली आपको किस प्रकार से घटती हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया विषुवत बीच में, ठीक है, बीच में दिखाई दे रही है, ज़्यादा गैप है इन दोनों के मध्य में, और लेकिन ऊपर ऊपर आते आते कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसी यही है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है देशांतर का। अर्थात ध्रुवों पे जो है शून्य हो जाती है, जैसा कि मैंने दिखा दिया था, ध्रुवों पे हमेशा शून्य हो जाती है। किसकी? देशांतर रेखाओं की, ना कि अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाओं की क्या होती है दूरी, लगभग लगभग बराबर होती है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं, तो वो तो सभी मिल ही जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर की साइड। और अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, और लंबाई लेकिन इनकी जो है समान होती है, ये ध्यान में रखना है। एक सेकंड दिखा देता हूँ फिर से आपको। इनकी देशांतर रेखाओं की जो होगी लंबाई वो बिल्कुल समान होगी, लेकिन अक्षांश रेखाएं जो होती थी ऐसे करके तिरछी वाली, उनकी जो है लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती हैं, घटती जाती हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होती है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ऊपर जाने पर कम होती है, और इनकी अक्षांश रेखाओं की खुद की जो लंबाई होती है वो ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर जाके छोटी अक्षांश रेखा होगी ना, इस वजह से। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आ जाएंगे ये सीडीएस एनडीए आईएएस में, इम्पोर्टेंट है ये। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। अ, तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनविच, जो कि ब्रिटेन से निकलता है, जहां ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व एवं पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो इस याम्योत्तर के प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। देखिए यहाँ पर जो है ये है प्रमुख याम्योत्तर, ये 0 डिग्री है यहाँ पर माना जाता है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की ओर गणना करते हैं। इधर की साइड 180 और इधर की साइड 180, ऐसे करके 360 360 गोल घेरा हो जाता है पूरा। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व तथा के लिए पूर्व इस प्रकार से अक्षर लिखा जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये तो सभी जानते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है, ये ध्यान में रखना है। इधर से चले जाइए आप और इधर से चले जाइए, जब इधर से जाएंगे और उधर से जाएंगे तो गोल घेरा करके जो 180 इधर की साइड से, इधर की साइड से 180, वो क्या होती है, एक ही रेखा होती है। हालांकि दूरी 180 180 360 हो जाती है, लेकिन वो एक ही रेखा होती है। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी समानांतर, यहाँ पर अक्षांश रेखाओं को, ये वाली जो अक्षांश रेखा है इनको समांतर रेखा भी कह दिया गया है यहाँ पर एनसीईआरटी में। रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये ग्रिड कह रहे हैं देखने को, तो वो तो सभी देख ही लिया हमने। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें
जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी पर स्थित सही स्थित होगा। तो ऐसे आप ग्लोब पर जो है आपके पास होगा मैप वगैरह या फिर बुक वगैरह, उसमें ट्राई करिएगा, मिल जाएगा आपको 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्वी। इसको समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दिया गया है। अब देख लेते हैं देशांतर और समय, इम्पोर्टेंट है ये भी। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है और सूर्य और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर, वही 0 डिग्री देशांतर जो है प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। ये ध्यान में रखना है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इंपोर्टेंट फैक्ट वही पहले बता दिया गया था, पश्चिम से पूर्व की ओर, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। तो हम किधर आते हैं, पूरब में आते हैं कि नहीं आते हैं? जैसे ग्लोब ये रहा तो हम आते हैं पूरब में। तो हमारा समय जो है 5.5 घंटे जो है आगे है ग्रीनविच से, ध्यान में रखना है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री, ये ध्यान में रखना है। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4, ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा, 4 मिनट। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय कितना होगा, 15 का 4 में गुणा कर दीजिए, 60 मिनट, 60 मिनट, अर्थात जो है ग्रीनविच से 1 घंटा आगे होगा। तो इस प्रकार से ये टाइम थोड़ा सा निकाला जाता है और 5.5 डिग्री हमारा हो जाएगा आगे ग्रीनविच से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यही इम्पोर्टेंट होता है इसमें। अब एक फैक्ट आता है, ये आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हम मानक समय क्यों लेते हैं। जैसे आपको पता है हमारा मानक समय जो है इलाहाबाद के नैनी से निकलता है, देशांतर जो कि 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा है, वो हमने लिया है। तो हम क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो ये आपके दिमाग में कभी कभी आता भी होगा, तो इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी में जो दिया है। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करनी होगी और भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितने घंटे का है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्योत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। इस याम्योत्तर के रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी पूरब को मानक याम्योत्तर मान लिया गया है। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ जाएगा क्यों लिया जाता है, ये इसमें आप पूरा छाप दीजिएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे पीसीएस को आईएएस का हो। आईएएस में तो बिल्कुल आ सकता है कि हमें मानक समय की जरूरत क्यों पड़ती है, ज्योग्राफी में आ सकता है बिल्कुल। और बाकी का ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो आप कुछ क्वेश्चन आप लिखने की कोशिश करिएगा, जैसे ग्लोब क्या है, कर्क रेखा तथा अक्षांशीय मान क्या है, और एक बता देता हूँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। ये आप 3 क्वेश्चन कर दीजिएगा। लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान में रखना है, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। और इनके जवाब पॉज करके देख लीजिएगा, इनके जवाब आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने हैं, मैं देख लूँगा। हालांकि आप सभी सही जवाब देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर सेकंड और यहाँ से आगे हम करेंगे चैप्टर थर्ड, और जो कि पूरी तरह से इम्पोर्टेंट होगा पूरी की पूरी सीरीज। और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो क्या करें, बेल आइकन जो है उसे जरूर दबा दें, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। इसी कारण से कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सारे वीडियो का लिंक नहीं है, यहाँ पर बताइए कहाँ से आएंगे, तो उसको आप दबा दीजिए बेल आइकन को सब्सक्राइब करते समय, जिससे आपके पास वीडियो आराम से नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लीजिए। और डेली की डेली आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं डाल देता हूँ उसमें। तो देखते रहें एग्जाम में जी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।